ठीक है, ये तुम्हारा 2024 का मिड टर्म का पेपर है, राइट। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, दैट यू नीड टू अप्लाई मैश और नोडल एनालिसिस। तो और बोला हुआ है तो दोनों मत लगा देना, ठीक है, एक ही चीज लगेगी। एंड बोला होता तो दोनों लगा के देखना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट थिंग कि कौन सा इजी रहेगा वो देखो। इसमें हमारे पास कितने मैश बन रहे हैं, 1 2 3। जो छोटा बनता है उससे करना ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैश से करेंगे तो हमारे पास कितने मैश बन रहे हैं, 3 मैश बन रहे हैं। और अगर नोडल से करेंगे तो हमारे पास कितनी नोट्स बन रही है, 1 2 3, 3 नोट्स बन रही है। तो 3 मैश 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 3 नोट 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, दोनों ही केसेस में तुम्हारी 3 इक्वेशन बन रही है, ठीक है। या तो ये हो कि 3 वेरिएबल मैश में बन रहे हैं और नोड में 2 नोड बन रही है, तो उससे नोड से इजी रहेगा। तो आई सजेस्ट यू कि खुद से ही इसमें मैश ही अप्लाई करो, ठीक है। बाकी मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने करंट दी हुई है उसी ही करंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर इन्होंने करंट नहीं दी हुई होती तो हम अपने करंट के अकॉर्डिंग चल सकते थे, अदरवाइज इन्हीं के ही अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो टीचर के हाथ में पूरा पूरा हक है कि तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। नाउ मेश 1 की इक्वेशन -10i1, सेकंड साइन लेती चल रही हूँ मैं, +6 -2, ये बीच वाली ब्रांच है, मिडिल ब्रांच है, मिडिल ब्रांच में 2 करंट फ्लो होगी, i1 - i2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट मैश इक्वेशन। उसके बाद सेकंड मैश इक्वेशन -5, ये वाली ले रही हूँ मैं, i3, फिर उसके बाद +8 -1 i3 i2 -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड मैश इक्वेशन। उसके बाद ये वाली थर्ड मैश की, तो -2 i2 i1 -1 i2 i3 -8 -4 i2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड मैश इक्वेशन। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। हो जाएगी ना ये सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बताओ मैं नोडल एनालिसिस से भी बता दूं इसको या नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और थेवेनिन थ्योरम। तो मैं इसको तुम्हें थेवेनिन से बता रही हूँ। फाइंड Vx, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Vx की वैल्यू निकालनी है। तो Vx अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इंटू आर, आर कितना है 12 ओम, और इनके अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट, बिकॉज करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें भी कुछ इसी तरह से ही लेना है कि हमारा करंट ऐसे जाए, ओके। तो तुम्हें पता है कि थेवेनिन में हमें क्या निकालनी होती है, 2 चीज़ें निकालनी होती है बस, एक VTH निकालना होता है और एक हमें क्या निकालना होता है, RTH निकालना होता है। VTH के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इसको मतलब कंप्लीटली तुमने रिमूव कर दिया। ये A है, ये B है, तो करंट कैसे जा रहा है, A से B, तुम भी कैसे जाओगे, A से B, ठीक है। अगर करंट जाता B से तो तुम भी कैसे जाते B से। तो VAB निकालना है, तो VAB इज इक्वल टू, A से पहले कहाँ गए, C पे, C से कहाँ जाओगे, D पे, D से कहाँ जाओगे, E पे, E से कहाँ जाओगे, F पे, और F से कहाँ जाओगे, B पे। तो ये कितना हो गया, VAC प्लस VCD प्लस VDE प्लस VEF प्लस VFB, ये हो गया। अब VAC क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज IAC इंटू RAC। तुम A से C जा रहे हो तो करंट भी कैसे जाएगा, A से C ही जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना हो गया 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू IAC। VCD के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो, इसके अक्रॉस भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी दी हुई है। अब बात आती है कि बैटरी का फर्स्ट साइन लेना है या सेकंड साइन लेना है, तो मर्जी है तुम्हारी। मैंने हमेशा बोला है कि सेकंड साइन ही लो, यहाँ से हमेशा इसका सेकंड साइन ले रहे हो तो इसका भी सेकंड साइन ही लो।
इसका सेकंड साइन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो -40 IAC लिख लो। इसका सेकंड साइन लोगे तो +40। उसके बाद F से B जा रहे हो तो करंट भी कैसे जाएगा, F से B जाएगा। ये मान लेते हैं I2, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका सेकंड कितना साइन होगा, नेगेटिव I2 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज हाउ मच, 20। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए और IAC की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल KVL अप्लाई कर देते हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 IAC -40 IAC +50 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -50 IAC इज इक्वल टू, उधर जाके ये -50 हो जाएगा। तो IAC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। यहाँ पे पुट कर दो -40 इंटू 1 तो +40 कट गया। अब हमें I2 चाहिए। I2 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है, बोलो। I2 is -8, तो माइनस ऑफ -8 इंटू 20। ये वाला माइनस अपनी तरफ से मत हटा देना, ये कट गया तो +8 इंटू 20, राइट। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 160 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास VAB। डन। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या निकालना होता है, RTH निकालना होता है। तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट को ओपन और वोल्टेज को फिर से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा। तो डायग्राम तुम्हें हर स्टेप में रीड्रॉ करना है। RL तो तुम्हारा ऑलरेडी ओपन ही था, ये भी ओपन हो जाएगा और ये 20। तो अब यहाँ पे देखो, हमेशा यही सोचना है कि तुम A पे खड़े और कहाँ जाना है, B पे जाना है। ये 10 है, ये 40 है, राइट। 10 और 40 क्या है, इधर से जाओगे तो दोनों अलग अलग रास्ते पे है, तो दैट मीन्स 10 पैरेलल 40 और उसके साथ कंबाइंड होके ये वाला 20 ओम वाला रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सीरीज में। तो 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 प्लस 20, ये कितना आ गया हमारे पास, 400 डिवाइडेड बाई 140 प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, करंट। तो VTH के केस में करंट का क्या फॉर्मूला होता है, बता सकते हो। थेवेनिन के केस में करंट का क्या फॉर्मूला है, तो फाइनल आंसर इज I इज इक्वल टू VTH निकल गया, RTH हमने निकाल लिया, RL इज ऑलरेडी गिवन हाउ मच, दैट इज 12 ओम। ठीक है, ये I आ गया, यहाँ से VX चाहिए तो VX कितना होएगा, I इंटू R, R कितना है 12 ओम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, ऑल्दो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल तुम्हें क्या बनाना है, सिर्फ 2 चीज़ें बनानी है, मतलब तुम्हें 2 पावर ट्राइंगल बनाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लो कि जब भी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का केस आएगा तो तुम्हें क्या करना है, पावर ट्राइंगल बनाना है, राइट, क्लियर। अब पावर ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव पावर, यहाँ पे तुम्हारी रिएक्टिव पावर और यहाँ पे तुम्हारी एपरेंट पावर। ये वाला केस बनता है विदाउट कैपेसिटर या फिर विदाउट इम्प्रूवमेंट तुम कह सकते हो, मतलब हमने कोई डिवाइस नहीं लगाया, उस डिवाइस के बिना क्या है सिचुएशन, और अब हमने डिवाइस लगा दिया तो उस डिवाइस के साथ रिएक्टिव पावर क्या है। ठीक है, मतलब तुमने कोई भी डिवाइस नहीं लगाया तो तुम्हारा रिएक्टिव पावर कुछ और होगा, और तुमने कोई डिवाइस ऐड कर दिया, यहाँ पे तुमने क्या ऐड करा है, कैपेसिटर ऐड करा है, कैपेसिटर के साथ रिएक्टिव पावर कुछ और होगा, राइट।
सिर्फ जो सेम होता है दोनों के केसेस में, क्या सेम होता है, एक्टिव पावर सेम होता है। तो ये चीज़ लिख लो, चाहे विद इम्प्रूवमेंट के केस में भी एक्टिव पावर लाइक सपोज P1 एंड विद इम्प्रूवमेंट और विदाउट इम्प्रूवमेंट P2 सेम रहेगा। ये P1 Q1 S1, ये P2 Q2 और S2। P1 और P2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, ये सेम रहेगी। रिएक्टिव पावर वेरी कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी एपरेंट पावर भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर। अब देखो एक्टिव पावर तुम्हें चाहिए, एक्टिव पावर तुमने ऑलरेडी निकाल ली, दैट इज VI cos फाई वाले फॉर्मूले से। V पता है तुम्हें 230 है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर पूछते तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, कभी भी एंगल नहीं लेना होता। करंट है तो करंट को तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, नहीं सॉरी ये तो एम्पिडेंस है, तो V इज इक्वल टू I इंटू जेड वाले फॉर्मूले से I आ जाएगा। और कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, R बाय जेड, R इज 30, जेड इज, भी मैग्नीट्यूड तुम्हारा यहाँ से पोलर में कन्वर्ट करके आएगा, मैग्नीट्यूड लेना है, एंगल नहीं लेना। एक्टिव पावर आ गया, एक बार निकालना क्या वैल्यू आई एक्टिव पावर की, देन मैं वैल्यूज के साथ करवा दूंगी। एक्टिव पावर you got it as 634.8 watt and Z you'll get it as 4.6 angle, Z is 50 angle 53.13 and current is 4.6 angle minus 53.13. ठीक है, now back to the question, active power is how much, that is 634.8 watt एंड फर्स्ट केस में cos फाई कितना हो जाएगा, दैट इज 0.6। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी भी एक्टिव पावर सेम रहेगी 634.8 वॉट। नाउ इन द नेक्स्ट केस कि इन्होंने बोला हुआ कि कितना पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, दैट इज cos फाई इज हाउ मच 0.966। तो नाउ तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है cos फाई का, cos फाई इज इक्वल टू P बाई एस। P पता है, cos फाई पता है, S आ जाएगा, S आ जाएगा तो Q आ जाएगा। क्या P बाई एस, देखो कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये अगर ट्राइंगल है इसमें तुम साइन फाई भी निकाल सकते हो, cos फाई भी निकाल सकते हो और tan फाई भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंगली cos फाई क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। बेस कितना है, एक्टिव पावर, हाइपोटेन्यूज कितना है, एपरेंट पावर। तो cos फाई का क्या फॉर्मूला बन गया, P बाई एस। इसमें फर्स्ट केस में cos फाई पता है, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.6, एक्टिव पावर पता है 634.8, दिस इज फॉर विदाउट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो अब ये पता है, P पता है, S पता है, cos फाई पता है, सॉरी cos फाई पता है, P पता है, S आ जाएगा, ये बताओ। S आ गया, P पता है, S पता है, Q आ जाएगा। You'll have formula according to the Pythagoras theorem, S square is equal to P square plus Q square, Q आ जाएगा। बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कितना है, S, बेस कितना है, एक्टिव पावर, परपेंडिकुलर कितना है, रिएक्टिव पावर। तो हमारे पास P है, S है, Q की वैल्यू आ जाएगी, अब बोलो रिएक्टिव पावर आ जाएगा। ठीक है, नाउ यही सेम चीज वी नीड टू डू इट विद इम्प्रूवमेंट वाला केस। ठीक है, P मैंने बोला था विद इम्प्रूवमेंट और विदाउट इम्प्रूवमेंट सेम रहेगा, तो ये कितना है 634.8। cos फाई इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि पावर फैक्टर कितना इम्प्रूव हो रहा है 0.966।
तो इसमें अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला cos phi इज इक्वल टू p बाई s। cos phi पता है, p पता है, s आ जाएगा, s पता है, p पता है, q आ जाएगा, q2। ये वाला q1 हो गया। तो नाउ you need to calculate the VR need QC to be supplied by capacitor connected in parallel। तो बेसिकली इसमें तुमसे इन्होंने क्या पूछा हुआ है, Q2 की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। कि इम्प्रूवमेंट के बाद जब तुम्हारी रिएक्टिव पावर कितनी होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट केस में इन्होंने पूछ लिया कि ये जो कैपेसिटर है इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कितना लगाया है। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, लाइक Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय XC, ठीक है। वोल्टेज पता है, Q2 पता है, Q1 पता है, XC आ जाएगा यहाँ से। और XC का फॉर्मूला इज 1/2 पाई FC। XC पता है, F पता है, C आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो देख लेना Q1 माइनस Q2 करना है या Q2 माइनस Q1 करना है, नेगेटिव ना है, बस वो देख लेना। तो A और B, सो VAB इज इक्वल टू 230 एंगल 0, VCB is equal to 230 angle minus 120, VCA is equal to 230 angle plus 120। इम्पिडेंस गिवन है तो इसको पोलर में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा IAB, क्या आएगा, VAB डिवाइडेड बाय ZAB, ठीक है। सिमिलरली विल गेट ICB, ICB इज VCB डिवाइडेड बाय Z, तो सेम ही है, राइट, Z वही रहेगा। ICA इज इक्वल टू VCA डिवाइडेड बाय ZCA। तो वोल्टेज का जो तुम्हारा करंट आएगा ये सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट कहाँ पे डिफरेंस आएगा, तीनों ही केसेस में एंगल में डिफरेंस आएगा, राइट। हाँ मिलेंगे। नेक्स्ट तुम्हें निकालना है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला इज VI cos phi। एज आई टोल्ड यू कि ये 3 फेज है तो कितना हो जाएगा, √3 VL/IL cos phi। तो इसमें हम कभी भी एंगल नहीं लेते, तो VL यू नो 230 है, चाहे एंगल कुछ भी हो, करंट का जो भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा, cos phi is R/Z। Similarly you can get reactive power √3 VL/IL sin phi। तो sin phi का क्या हो जाएगा वैसे, XL/Z। पावर ट्रायंगल बना के देख लो, चाहे सॉरी इम्पिडेंस ट्रायंगल बना के देख लो, या फिर वैसे ही कर लेना। 5 cos phi पता है, phi आ जाएगा, phi से तुम्हारा sin phi आ जाएगा, राइट। और क्या पूछा हुआ है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो तुमने ऑलरेडी निकाल लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बच्चा ये क्वेश्चन देख के घबरा जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये तुम्हारा फेज में निकला है करंट, राइट, IAB IBC ICA, तो तुम पावर का ये फॉर्मूला ले लेना, 3 VPH IPH cos phi, और रिएक्टिव पावर का ले लेना 3 VPH IPH sin phi। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।